सुप्रभात छात्रों। अगले जो कवि हैं वह है भूषण। अब इसके पहले हमने देखा था कि रहीम के जो दोहे हैं, रहीम के दोहे हमने देखे थे और रहीम के नीतिवाचक दोहे जो है उसकी चर्चा कर दी थी। रहीम जो है रीति काल के कवि माने जाते हैं। वे एक शूर योद्धा भी थे और कवि भी थे, यानी अकबर के काल में के कवि माने जाते हैं। और उनका बचपन का समय जो है बहुत दुख में बीता हुआ था, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि जब वे बच्चे थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया, यानी पिता की हत्या हो गई। उसके बाद वे अकबर के ही दरबार में रहे और वहीं पे ही वो सेवा करते रहे। और बाद में उन्होंने रहीम ने नीतिवाचक दोहे लिखे हैं और उसमें मनुष्य की प्रवृत्ति किस तरह होती है, मनुष्य ने किस तरह अपना जीवन यापन करना चाहिए, उसका चित्रण उन्होंने अपने दोहों में करने का प्रयत्न कर दिया है। आज भी वर्तमान समय भी रहीम के दोहे जो है वो प्रासंगिक लगते हैं। उन दोहों का मतितार्थ हम समझते हैं तो हमें लगता है कि यानी रहीम आज के युग के ही कवि है। उन्हें वास्तव में वे आज जीवित है, क्योंकि आज की दुनिया को देखकर ऐसा लगता है कि उनके दोहे आज यानी हमें इस्तेमाल करने चाहिए। तो ऐसे जो कवि है रहीम जो है, रहीम के हमें 10 दोहे अध्ययन के रखे गए थे। अगले जो कवि है वह है भूषण। यानी जैसे भूषण जो है, दो भूषण यानी रीति काल के वीर रस के यानी कवि माने जाते हैं। तो वीर रस के कवि यानी वीर श्रृंगार रस महत्वपूर्ण होते हैं। तो वीर रस के कवि के रूप में उनका उल्लेख किया जाता है। वे महाराजा शिवाजी तथा राजा छत्रसाल सोलंकी इनके दरबारी कवि माने जाते हैं। तो ऐसे जो है वह दरबारी कवि होने के नाते उसी तरह के यानी वीर रसपूर्ण काव्य लिखने वाले कवि माने जाते हैं। तो भूषण जो है, भूषण का जन्म यानी कानपुर जिले के तिकवंगपुर गांव में उनका जन्म हो गया, ऐसा माना जाता है। उनका जन्म 1613 में माना जाता है और अंत 1775 में माना जाता है। यानी उनके पिता जो है वह यानी पंडित रत्नाकर त्रिपाठी माने जाते हैं और उनके वे द्वितीय पुत्र है, ऐसा कहा जाता है। तो ये पंडित रत्नाकर त्रिपाठी के चिंतामणि, भूषण, मतीराम और नीलकंठ इन चारों पुत्रों में भूषण ने सबसे अधिक नाम कमाया और सचमुच कुल के भूषण हो गए। यानी उनके रीति काल के जो बाकी कवि जो है, यानी जैसे हम मानते हैं तो चिंतामणि है, भूषण है, मतीराम है और नीलकंठ, यानी उनके छोटे भाई का नाम है नीलकंठ। तो ऐसे ये 4 पुत्र, मतीराम ने भी यानी रीति काल में अच्छे ग्रंथ लिखे हैं, चिंतामणि ने भी लिखे हैं। तो लेकिन उससे ज्यादा नाम जो है यानी भूषण ने प्राप्त कर दिया। इसी कारण कहा जाता है कि उनके कुल का यह भूषण ही है, यानी उनके कुल का नाम लौकिक बढ़ाने का कार्य भूषण ने कर दिया, कि नाम की सार्थकता उन्होंने की है, ऐसा कहा जाता है। हिंदी के वीररस के कवियों में भूषण शीर्षस्थ कवि हैं। रीति काल में जब श्रृंगार रस की धारा बड़ी जोरों पर थी तब भूषण ने वीर रस की कविता का सृजन करके अपनी अलग पहचान बनाई। कई लोगों का कहना है कि यानी भूषण यह उपाधि उन्हें चित्रकूटाधिपति यानी हृदय राम के पुत्र सोलंकी ने दी थी, ऐसा कहा जाता है। यानी यह भूषण यह उनका असली नाम नहीं, कोई कहते हैं चित्रकूट के राजा जो है तो वहीं से उन्हें यह उपाधि मिली थी, ऐसे भी कई लोग कहते हैं।
वह यानी उसी समय जैसे हम देखते हैं एक काल है ऋतिक काल, जिसमें यानी श्रृंगार रस का ही चित्रण हो रहा था। और ऐसे समय में भूषण एक ऐसे कवि निर्माण हो गए, उन्होंने श्रृंगार रस की कविता लिखने के सिवा उन्होंने वीर रस की कविता लिखी, ऐसा कहा जाता है। और वह वीर रस के काव्य लिखने वाले एक दरबारी कवि के रूप में छत्रसाल के राजा और शिवाजी महाराज के यानी वे दरबारी कवि माने जाते हैं। एक बार राजा छत्रसाल ने कवि का सम्मान करने की पद्धति है उसी समय, आजकल भी करते हैं जैसे, लेकिन ये कंधा पालकी से आजकल कवि नहीं आते हैं, लेकिन उसी समय यानी एक कवि लोगों को पालकी होती थी और पालकी ढोने का काम कौन कर देता था? मानव ही करता था, व्यक्ति ही उसे ढो लेते हैं। लेकिन उसी समय यानी उनकी भूषण की पालकी को राजा छत्रसाल ने यानी कंधा दिया था, ऐसा कहा जाता है। उसके सम्मान के लिए यानी कवि का सम्मान करने के लिए यानी उसकी भूषण की पालकी को कंधा दिया था, ऐसा कहा जाता है। तो यानी उसे उसका गौरव करना ही उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भूषण उनका वास्तविक नाम नहीं था। इन्हें कहा था कि यानी चित्रकूट के राजा सोलंकी ने उसे उपाधि दी थी, बल्कि भूषण की उपाधि उन्हें चित्रकूटाधिपति ने दी थी। जो कुछ भी हो, भूषण नाम से प्रसिद्ध एवं परिचित है। यानी चाहे उनका भूषण यह वास्तविक नाम नहीं, उपाधि दी है, ये जो कुछ भी हो, लेकिन क्या है, बहने भूषण नाम से उन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त कर दी है। भूषण को संस्कृत, हिंदी और फारसी आती थी और उसके वे विद्वान भी थे। यानी उनके भाई जो चिंतामणि है, मतीराम है, नीलकंठ है, वे भी संस्कृत, अरबी, फारसी के ज्ञानी माने जाते थे। यानी संस्कृत पर उनका यानी काफी अधिकार था चिंतामणि और मतीराम का, और इसी कारण उन्होंने रसराज वगैरह जो ग्रंथ है लिख दिए हैं मतीराम जी ने। तो ऐसे जो है यानी उनका यानी भूषण का संस्कृत, हिंदी और फारसी पर यानी काफी अधिकार था, वे उसके विद्वान थे। इन्होंने शिव भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास नामक ग्रंथ बनाए, जिसमें से प्रथम प्राप्य है। यानी उन्होंने शिवाजी महाराज पर 3 ग्रंथ लिखे, ऐसा कहा जाता है। शिव भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास ऐसे माने जाते हैं, लेकिन आजकल यानी शिव भूषण ही यानी उपलब्ध है, जिनमें पहला महत्वपूर्ण है शेष नहीं मिलते हैं। शिवा बावनी और छत्रसाल दशक इनके स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, अपितु कविताओं के संग्रह मात्र है। इनके कुछ फूटकर छंद भी मिलते हैं। भूषण के काव्य की मूल संवेदना वीर भावना और गौरव रहा है। यानी वीर भावना और राष्ट्र का गौरव, यह उनके काव्य की मूल भावना है। क्योंकि रीति काल में हम देखते हैं तो विदेशी शासन था, यानी मुगल शासन हो, विदेशी शासन हो, उससे उन्हें यानी खींच थी। इसी कारण उन्होंने यानी क्या है कि यानी जैसे शूर योद्धा जो है, शूर राजा जो है, उनके यहाँ रहना उन्होंने पसंद कर दिया। राजा छत्रसाल है और शिवाजी महाराज है, वे यानी अपने राष्ट्र के प्रति सचेत थे। इसी कारण उन्होंने अपने जो यानी जिसके यहाँ हमें रहना है वह यानी देशद्रोही नहीं, तो यानी देश का अच्छा सोचने वाले हैं, उनके पास रहना उन्होंने पसंद कर दिया है। उनके साहित्य की मूल संवेदना जो है वीर भावना और राष्ट्रीय गौरव है। कवि की भाषा ब्रज भाषा है, यानी उन्हें संस्कृत आती थी, हिंदी आती थी, फारसी आती थी, लेकिन उनकी जो भाषा है, काव्य की भाषा है, ब्रज भाषा है। उसी समय साहित्य के क्षेत्र में ब्रज और अवधि की चलती थी। इसी कारण भक्तिकालीन साहित्य भी हमने देखा कि ब्रज और अवधि भाषा का साहित्य हमें दिखाई देता है। राम साहित्य अवधि भाषा में, कृष्ण साहित्य ब्रज भाषा में।
तो ऐसे दो समांतर धाराएं बह रही थी, अलग अलग नहीं थी, समांतर बह रही थी। और उसी समय ब्रज भाषा में भी साहित्य निर्माण हो गया, अवधी भाषा में भी निर्माण हो गया। लेकिन यहाँ रीति काल में भी इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग कर दिया है, यानी उन्होंने अपना साहित्य जो रीति काल में लिखा वो ब्रज भाषा में लिखा है। ब्रज भाषा की लोच और सफाई से वे पूरी तरह परिचित थे। भूषण ने अपनी कविता में अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग ज्यादा किया है, यानी शब्द में साहित्य में ओज आना चाहिए। ओज लाने के लिए उन्होंने यानी अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे ओज यानी क्या, वीरता, वीरता प्रकट करने के लिए, वीर रसपूर्ण साहित्य लिखने के लिए, लोगों के मन में भावनाओं को भड़काने के लिए, यानी उन्होंने ओज रस की निर्मित के लिए या ओज गुण काव्य का जो है वो प्राप्त करने के लिए अरबी फारसी शब्द का प्रयोग किया है। यह समय के अनुरोध का ही परिणाम है। यानी ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसी समय ऐसा ही आवश्यक था। लोगों को प्रोत्साहित करना, शत्रु को हतबल करना, यही उनका उद्देश्य था। वे यानी शिवाजी महाराज का वर्णन करते समय और औरंगजेब का पतन करते समय बहुत वे यानी काव्य का प्रयोग जो उन्होंने किया है, शब्दों का बहुत सुंदर उन्होंने प्रयोग कर दिया है। यानी चंद्रमा की सूरज की उपमा उन्होंने शिवाजी महाराज को दे दी है। तो ऐसे जो है लोगों के मन में अपने राजा के प्रति प्रेम और शत्रु के प्रति द्वेष निर्माण करने का कार्य यानी ये ओज गुण ही करता है। इसी कारण ओज रस की निर्मित करते समय उन्होंने अरबी और फारसी शब्दों का प्रयोग ज्यादा कर दिया है और यह समय की मांग है। वीर रस की प्रधानता के कारण इनकी अभिव्यंजना पद्धति ओजपूर्ण है। यानी समय की मांग है और समय की मांग के सिवा समय की आवश्यकता है। उसी समय विदेशी आक्रमण को हमें हटाना है तो हमें उसी तरह का साहित्य लिखना चाहिए। इसी कारण उन्होंने यानी उसी तरह का साहित्य लिखा और अभिव्यंजना जो है उनकी वो ओजपूर्ण है। शिवा बावनी रचना में शिवाजी की वीरता, शिवाजी का प्रताप, रण प्रस्थान वर्णन, रण वर्णन, तलवार वर्णन, नगाड़ा वर्णन, आतंक वर्णन, पराक्रम वर्णन, तेज वर्णन अत्यधिक प्रभावशाली रहा है। यानी शिवा बावनी है जो रचना है उनकी, उसमें शिवाजी महाराज की वीरता, शिवाजी महाराज का प्रताप, शिवाजी महाराज जब रण के युद्ध पर चले जाते थे उसी समय का वर्णन उन्होंने कर दिया है। तलवार वर्णन है, तलवार वर्णन यानी कृति, उसमें जब लड़ाई चलती है उसी समय किस तरह योद्धा तलवार चलाते, कितनी कुशलता से चलाते हैं उसका भी वर्णन उसने कर दिया है। नगाड़ा वर्णन, नगाड़ा बजाते हैं शाम संध्या के समय नगाड़ा बजाते हैं और नगाड़ा बजाने से सारे किले के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो अगर उसमें से कोई सूर्यास्त होने के बाद किले से बाहर नहीं जा सकता और किले के अंदर भी नहीं आ सकता है। तो ऐसा जो है नगाड़ा वर्णन आज भी कई जगह हम देखते हैं सूर्यास्त होने के बाद बंद हो जाता है। नगाड़ा वर्णन, आतंक वर्णन, शिवाजी महाराज जब शाहिस्ते खान का आतंक की वर्णन जब हम देखते हैं तो शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी लाल महल में जाकर उन्होंने किस तरह यानी शाहिस्ते खान की उंगलियां काटी, तो यानी जो खिड़की से जाकर उन्होंने उंगलियां काटी, तो यानी फिर बाद में शाहिस्ते खान यानी महाराष्ट्र में आने की, पूना नहीं तो कहीं भी आने की हिम्मत नहीं करता। तो यही जो है आतंक का वर्णन यानी डर उसमें निर्माण हो जाता है, इसका वर्णन कर दिया है। पराक्रम का वर्णन कर दिया है, यानी लड़ाइयां है, जैसे उनकी लड़ाई की जो पद्धति है गनिमी पद्धति मानते हैं, तो वह गनिमी पद्धति कैसी है उसका भी वर्णन उन्होंने कर दिया है। तेज वर्णन अत्यधिक प्रभावी रहा है।
यानी जैसे कहा जाता है कि यानी मुगलों के सैनिकों को नहीं तो मुगलों के घोड़े भी पानी पीते समय कहते, उसमें इसके बारे में लोग कहते हैं घोड़ों को पानी के सामने लाकर खड़ा कर देते तो मुगल के सैनिक कहते थे, अरे क्या तुम्हें पानी में भी धनाजी संताजी दिखाई देते हैं। यानी क्या है डर, यानी जानवरों को क्या डर है, वे तो यानी मुगलों के घोड़े हैं, ये तो मराठा सैनिक के घोड़े हैं, लेकिन इस सैनिकों के बीच में इतना डर फैला हुआ था तो वो अपने घोड़े से भी पूछते हैं कि अरे क्या तुम्हें पानी में भी धनाजी संताजी दिखाई देते। यानी वे इतने लड़वे थे कि यानी लोग यानी इतने डर गए थे तो हम कल का सूर्योदय देखेंगे या नहीं उसका भी उन्हें भरोसा नहीं था। इसी कारण शिवाजी महाराज के जो यानी तेज वर्णन उन्होंने कर दिया है। स्पष्ट है भूषण नाम भारतीयों के हृदय में छत्रपति शिवाजी के नाम के साथ चिरस्थायी तथा चिर स्मरणीय स्थान प्राप्त कर चुका है। तो यानी जैसे हम देखते हैं भारतीय के हृदय में छत्रपति शिवाजी के नाम के साथ यानी चिरस्थायी तथा चिर स्मरणीय स्थान भूषण का नाम प्राप्त कर चुका है। यानी सिर्फ शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के ही प्रतिनिधि या राजा नहीं थे, उसी समय हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाले थे, तो इतने लड़वे थे। उसके साथ यानी उनका जो वर्णन करने वाला कवि जो है भूषण, वह भी यानी चिर काल तक वह स्मरण में रह गया है। इसी कारण कहा जाता है कवि भूषण कहते हैं कि यानी शिवाजी पाकर मैं धन्य हो गया और शिवाजी मुझे पाकर धन्य हो गए। यानी एक दूसरे के पाकर वे दोनों धन्य हो गए हैं। अगर शिवाजी जैसा राजा उसी समय निर्माण नहीं होता तो यानी भूषण जैसे यानी वीर रस की निर्मित करने वाले कवि को यानी उसी तरह का यानी कोई राजा नहीं मिलता, उसका बखान इतने तीव्र गति से करे और इतने सूक्ष्मता से करे। तो वे एक दूसरे को धन्य पाकर धन्य हो गए, शिवा भूषण को पाकर धन्य हो गए और भूषण शिवा को पाकर धन्य हो गए, ऐसा कहा जाता है। तो इनके 3 ही पद हमें अध्ययन के लिए रखे गए हैं, यानी भूषण के 3 ही पद हमें अध्ययन के लिए रखे गए हैं। इसमें रण प्रस्थान का वर्णन है, आतंक का वर्णन है और प्रताप का वर्णन है। यानी रण प्रस्थान यानी युद्ध भूमि पर जाते समय किस तरह यानी जैसे वे चले जाते हैं या उनका सैनिक किस तरह होता है यानी और उस सैनिकों की रणनीति किस तरह होती है। यानी मराठों का सैनिक तो ज्यादा नहीं था, यानी मुगलों के सैनिक से बहुत कम सैनिक होते थे, फिर भी वे यानी अपनी लड़ाई जीत कर आते थे, पराजित नहीं होते थे। तो ऐसा उनका यानी रण प्रस्थान का वर्णन कर दिया है और आतंक का वर्णन यानी जो कैसा कहा था कि यानी मुगलों के सैनिक घोड़ों से कहते थे क्या जल में तुम्हें मराठी दिखाई देते, धनाजी और संताजी दिखाई देते हैं। तो यह क्या है, आतंक का वर्णन है और फिर प्रताप वर्णन है उनका, जो यानी जैसे हम मानते हैं शिवाजी महाराज के युद्धों का वर्णन इसमें कर दिया है। तो ऐसे यानी 3 ही यानी प्रसंग, हमें 3 प्रसंगों का अध्ययन करना है। तो पहला जो है रण प्रस्थान का वर्णन। तो रण प्रस्थान का वर्णन करते समय वे कहते हैं, साजी चतुरंग सेन संगमय उमंग भरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चालत है, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है, ऐल फैल खेल मैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उसलत है, तारा सो तरनी धूरी धारा, मैं लगत जिनत जीमी, थारा पर पारा पारा पर यो हलत है।
जैसे यहाँ इनकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा होने के साथ साथ ब्रज भाषा में माधुर्य है। ब्रज भाषा जो है उसमें नादमयता है। फिर भी उन्होंने ओजपूर्ण साहित्य लिखने के लिए यानी कठोर वर्णों का प्रयोग कर दिया है। नहीं तो ब्रज भाषा में नादमयता बहुत प्रचुर मात्रा में है। फिर भी उन्होंने यानी उसमें ओज रस की निर्मित के लिए यह कहा है। जैसे खेल मेल में ये खलबली मचना, यहाँ वे कहते हैं कि यानी खलबली मचल जाती है। जैसे यानी हम देखते हैं कि यानी कोई अचानक कोई घटना घटित होती है, जैसे धरनीकंप हो जाता है। तो धरनीकंप हो जाता है तो हम हड़बड़ा जाते हैं, यानी धरनी कांपने लगती है तो हम सो भी गए हैं तो जागृत होते हैं और दौड़ने लगते हैं, ये हड़कंप मच जाता है। तो ऐसे जो है यह आतंकी जैसे आजकल जैसे हम मानते हैं आतंकी हमले कर देते हैं, लोग सो जाते हैं तो आतंकी आकर हमले कर देते हैं। तो यह जो है उसी तरह शिवजी के यानी सैनिक जो है ऐसे वहीं पे यानी हमले करते, उसे गनीमा कावा कहते हैं। यानी ऐसे जो है वे कहते हैं कि यानी खैल महल यानी खलबल मचा देते हैं। इनसे बेहद यानी बेहद गैबरन यानी गज यानी हाथी ने हाथी की तरह, हाथी की चाल मंद मंद होती है, लेकिन जब हाथी मदमस्त हो जाता है तो वह किसी को कोई भी बांध नहीं सकता है। रलत है यानी वह चलते हैं। ऐल यानी हाथी जब चलता है उसकी चाल तो मंद मंद होती है, लेकिन उसका कार्य जो होता है खलबली मचाने वाला होता है, वह किसी को छोड़ता नहीं है। तो कई आज भी सिनेमा देखते हैं हम, तो उसमें हाथी का कार्य देखो कैसा कर देता है, वह मदमस्त हो जाता है। तो हम देखते हैं वह किसी की माहुत की भी बात नहीं सुनता है। तो ऐसे ही जो हाथी की तरह चलते हैं, यानी हाथी की तरह चलना यानी ये अलग है, और हाथी की तरह वार करना ये बात अलग है। तो यहाँ हमारा समय समाप्त हो रहा है। अगले जो पद है उनके हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। धन्यवाद।